आज हम लोग फिजिक्स का नए टॉपिक स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं, पार्ट 2 का चैप्टर 1। अभी तक हम लोग फिजिक्स का जितना भी चैप्टर पढ़ रहे थे वो पार्ट 1 का था। अब हम लोग पार्ट 2 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले, पार्ट 2 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर हम लोग 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ये पार्ट 2 का है। ठीक, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, तब हम लोग इसमें एक एक कर के बारे में सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चैप्टर का नाम दिया हुआ है विद्युत परिपथ। चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के दो नियम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग आगे चल के समझेंगे। विद्युत परिपथ का मतलब होता है, विद्युत परिपथ का मतलब होता है जिस परिपथ में धारा प्रवाहित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। ये हमेशा एक क्लोज होता है। कहने का मतलब मान लो कि एक बैटरी है, बैटरी से क्या कर दिए, एक बल्ब जोड़ दिए, एक बल्ब जोड़ कर यहाँ पे क्या कर दिए, एक स्विच को लगा दिए, और ये एक हम लोग क्या कर दिए, स्विच को ऑन कर दिए। तो इस परिपथ को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। तो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, हो सकता है इसमें एक एमीटर भी जोड़ दे, और हो सकता है एक वोल्टमीटर भी इसमें हम क्या कर दे, जोड़ दे। तो ये पूरा परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इस विद्युत परिपथ में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा विद्युत धारा। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर धारा का बात करेंगे, धारा का मतलब होता है बहाव। धारा का मतलब होता है बहाव। तो धारा का मतलब होता है बहाव। करंट सुने होंगे, कोई भी बहाव होता है, पानी का बहाव होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर किसका धारा, किसके बहने का बात हो रहा है, विद्युत का। तो विद्युत का धारा कैसे बहता है, तो कभी भी ये विद्युत का धारा बहने का बात होता है तो चालक के अंदर होता है। जब भी एक धारा का बहने का बात होता है तो चालक के अंदर होता है। जब हम लोग चालक का बात करते हैं, एक चालक का अंदर होता है, तो चालक के अंदर का बात करते हैं, चालक के अंदर क्या चीज़ बहता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, चालक के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, एक चालक के अंदर क्या बह सकता है, इस बात को सोचना है। एक चालक मान लेते हैं, एक तार भी मान लेते हैं, तार भी क्या होता है, चालक होता है। इस तार के अंदर क्या चीज़ बहता है तो उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्या चीज़ ऐसा बहता है, जैसे हम लोग कोई तार को छूते हैं तो उसमें से क्या होता है, कुछ धारा हम लोग के अंदर आने लगता है, लेकिन वो क्या चीज़ आता है उसके बारे में समझना है। हम लोग जानते हैं इस बात को कि एक हम लोग जब भी एक चालक का बात करते हैं तो इस चालक के अंदर या कोई पदार्थ का बात करते हैं तो उस पदार्थ के अंदर सबसे छोटा कण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। सबसे छोटा कण को हम लोग सबसे छोटा कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब ये जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि 3 छोटे छोटे कण होते हैं। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग बात करते हैं तब प्रोटॉन जो होता है वो फिक्स होता है, वो अपने स्थान से इधर से उधर नहीं करता है, वहाँ पे कौन सा घूमते रहता है। तो हम लोग बात करते हैं तो किसका, था इलेक्ट्रॉन का। यही इलेक्ट्रॉन होता है कि हम लोग बात करते हैं कि जो चालक पदार्थ होता है उस चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त अवस्था में रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त अवस्था में रहता है। मुक्त अवस्था में कैसे रहता है, तो हम लोग कोई भी धातु का पदार्थ लेते हैं, कोई भी अगर धातु लेते हैं तो धातु के अंदर हम लोग ये गुण देखने को मिलता है कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं। दान करके अपने आप को क्या रखते हैं, अपने आप को अस्थायी बनाते हैं। तो कोई भी धातु का पदार्थ होता है वही चालक पदार्थ होता है, और वो अपने आप को क्या करते हैं, अस्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। इसी कारण से उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त अवस्था में देखने को मिलता है एक चालक के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है ना, तब अगर इस चालक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर क्या करता रहता है, कोई इधर गति करेगा, कोई उधर गति करेगा, कोई इधर गति करेगा, कोई उधर गति करेगा। तो इधर उधर क्या करते रहता है, गति करते रहता है। लेकिन ये एक दिशा में गति करने लगता है कब, जब इस तार का, इस चालक का एक जगह का विभव मान लो 12 वोल्ट है, एक जगह का विभव 8 वोल्ट है। तो जैसे ही अगर विभव में अंतर आया, ये 2 पॉइंट का विभव में जैसे ही अंतर आया, ये 2 पॉइंट का विभव में जैसे ही अंतर आया, ये सारे इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर जाना शुरू कर देता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाना शुरू कर देता है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर सारा इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है, जाने लगता है। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, उच्च विभव मतलब यहाँ का विभव क्या है 12 है और यहाँ का विभव क्या है 8 है। तो इसको हम उच्च विभव कहेंगे, इसको निम्न विभव कहेंगे। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर सारा इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देता है और इसी के बहाव को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसी के बहाव को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन जो धारा का दिशा होता है, इस बात को ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन के बहाव का दिशा होता है उसके विपरीत क्या होता है, धारा का दिशा हम लोग बोलते हैं। धारा का दिशा का डायरेक्शन जो दिखाते हैं उसके विपरीत डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं। इसी के बहाव को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो बात अब समझ में आया होगा कि विद्युत धारा होता क्या है। सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा, चैप्टर का नाम पहले लिख लेंगे। चैप्टर का नाम लिखने के बाद, चैप्टर का सबसे पहले नाम लिख लेंगे। चैप्टर का नाम लिखने के बाद हम लोग सबसे पहला जो हेडिंग डालेंगे वो क्या करेंगे, विद्युत धारा। हेड डाल दिए। में लिखना है किसी चालक या तार के, किसी चालक या तार के, किसी चालक या तार के किसी अनुप्रस्थ काट, किसी अनुप्रस्थ काट, किसी अनुप्रस्थ काट से नेट आवेश प्रवाह की दर को, नेट आवेश प्रवाह की दर को, नेट आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नेट आवेश प्रवाह की दर को विद्युत विद्युत धारा कहते हैं। नेट आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग, अगर हम लोग 10 क्लास का बात करेंगे तो विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़े थे आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के रूप में भी हम लोग को विद्युत धारा का फॉर्मूला देखने को मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बना रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये तार है, ये तार का जो आकृति होता है कैसा होता है, बेलन की आकृति का होता है। तार का जो आकृति होता है उसका कैसा आकृति होता है, बेलन की आकृति का होता है। जो ये आगे वृत्त दिखता है ना, बेलन के आधार या बेलन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो वृत्ताकार होता है। इसी वृत्ताकार पार्ट को, इसी वृत्ताकार पार्ट को क्या कहते हैं, यह डायग्राम बनाना है। इसी को हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं, अनुप्रस्थ काट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ठीक, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो अनुप्रस्थ काट है, ठीक, इस अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में, चाहे समय टी समय में, जो हम लोग पहले पढ़े थे, टी समय में जो आवेश का प्रवाह हुआ है कितना ये हुआ है क्यू, तब धारा का जो मान होता है कितना होता है, क्यू बटे टी होता है। अभी हम लोग अंतर को दर्शाने जा रहे हैं। लिखना है माना कि डेल टी समय में, डेल टी मतलब समय अंतराल दिया हुआ है, डेल टी समय में चालक के अनुप्रस्थ काट से, चालक के अनुप्रस्थ काट से नेट आवेश, नेट आवेश डेल क्यू प्रवाहित होती है। नेट आवेश डेल क्यू प्रवाहित होती है, डेल क्यू प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा, इस केस में विद्युत धारा का मान जो होगा, आप आगे लिखना है, हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं, विद्युत धारा का जो मान होगा क्या होगा, डेल क्यू बटे डेल टी। ये विद्युत धारा का मान हो गया। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पशन करेंगे, क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ये मानेंगे यदि समय
यदि समय लिखना है, यदि समय अंतराल समय अंतराल समय अंतराल ताक्षणिक हो, ताक्षणिक हो। ताक्षणिक मतलब होता है बहुत कम समय के लिए। ताक्षणिक हो इसका मतलब है डेल टी टेन टू क्या हो, जीरो। डेल टी टेन टू जीरो। टेन टू का मतलब समझा दिया कि ये जो अंतराल है लगभग लगभग क्या है, जीरो के करीब है। तो ताक्षणिक धारा, तो ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक धारा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो देखो जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग आई का फॉर्मूला देखे डेल क्यू बाई डेल टी। अब यहाँ पे समय अंतराल जब बहुत छोटा कर देते हैं तो उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, लिमिट टी टेल टेन टू क्या करते हैं, जीरो। मतलब समय अंतराल क्या है, बहुत छोटा है, डेल क्यू बटे डेल टी। जब ये समय अंतराल बहुत छोटा होता है, इसका आगे हम लोग लिमिट लगा दी, लिमिट ये बता रहा है कि ये समय अंतराल क्या है, बहुत छोटा है। तो उस केस में ये डेल टी किस में बदल जाता है, डेरिवेटिव में बदल जाता है। मतलब डी क्यू बटे क्या हो जाता है, डी टी होता है। ये पहले भी बता चुके हैं 11th क्लास में, ठीक। तो जो धारा का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, धारा का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, डी क्यू बटे डी टी हो जाएगा। धारा का जो मान होगा डी क्यू बटे डी टी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अब यहां से डी क्यू बटे डी टी आ गया। इसमें एक और हम लोग चीजें कर सकते हैं। अगर धारा प्रवाह के दौरान नेट आवेश का बात करेंगे कि नेट आवेश का मान कितना होगा, लिखेंगे आगे का। इसी में हेडिंग डालना है, कोई मेन हेडिंग नहीं डालना है। धारा प्रवाह के दौरान नेट आवेश, धारा प्रवाह के दौरान नेट आवेश, धारा प्रवाह के दौरान नेट आवेश। ये लिखने के बाद आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े कि I बराबर जो होता है, तो I बराबर क्या होता है, डी क्यू बटे डी टी होता है। हमको नेट आवेश का मान निकालना है, तो Q वाला को एक तरफ, T वाला को एक तरफ कर दो। तो यहाँ से अगर डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, डी टी को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या लिखा है, आई इंटू डी टी। ऐसा हम पहले ही बता दिए, जब Q वाला T वाला ये डी क्यू और डी टी अलग अलग हो जाते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का लिमिट हमें पूरा कुल आवेश कितना चाहिए, हम मान लेते हैं Q चाहिए तो जीरो से Q, यहाँ पर कुल कितना समय में, तो जीरो टू T कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो हम अंतराल लेते हैं, अब यहाँ पर डेल टी ले रहे थे, तो यहाँ पे अंतराल इनिशियली क्या था वो नहीं दर्शा रहे हैं। यहाँ पे इनिशियली क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, तो यहाँ पर जीरो टू टी ले रहे हैं। यहाँ पर आवेश इनिशियली क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। अब यहाँ पर डी क्यू का अगर इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो बहुत बार बता दिया गया है कि डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होता है, क्यू होता है, मतलब डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, लिमिट क्या है, जीरो टू क्यू है। और आई तो अचर पद है तो बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। और टी का भी लिमिट कहाँ से कहाँ है, टी का भी लिमिट जीरो टू टी है। ये सब चीज़ें लिखते जाना है, ठीक। अगर अपर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं, तो क्यू की जगह क्यू ही रखाएगा, माइनस क्या होगा, जीरो। और यहाँ पर टी की जगह टी ही रखेंगे, लोअर लिमिट भी रखेंगे तो माइनस जीरो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्यू का मान जो निकल के आता है, वो क्यू का मान कितना निकल के आता है, तो क्यू बराबर निकल के आएगा आई इंटू टी। अगर यहाँ से आई का मान निकालते हैं तो आई का मान ये जो 10 क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो क्यू बाई कितना हो जाएगा, टी। तो ये 10 क्लास में हम लोग इनिशियली जो समय ले रहे थे, जीरो ले रहे थे, और इनिशियली आवेश क्या ले रहे थे, जीरो। तब ये आई का फॉर्मूला निकल के आता है, डेल क्यू बाई क्यू बाई टी आता है, ठीक। तो यहाँ से आई बराबर या क्यू बराबर ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से आई या टी का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग कुछ डॉट के बारे में बात करेंगे। जब भी डॉट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो बताया जाता है कि जो जो धारा होता है, तभी हम लोग धारा के बारे में बात करें। धारा का जो मात्रक होता है, तो पहला डॉट में लिखना है,
पहला डॉट में लिखना है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए से दिखाते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यहाँ से लिख सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। इसको हम लोग जिसे ए से व्यक्त करते हैं, जिसे ए से व्यक्त करते हैं। और ये आता कैसे है, अब इसको समझते हैं। जिसे हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे कि अभी धारा का जो मान होता है कितना होता है, Q/T होता है। धारा का जो मान होता है वो कितना होता है, Q/T होता है। तो हम इसका कितना मात्रा कभी भी निकालने के लिए इसको हम लोग कितना 1 एम्पियर मान लेते हैं। इसका हम लोग क्या मात्रा है, मात्रा 1 एम्पियर मान लेते हैं, इसलिए कि धारा का मात्रा का हम लोग क्या लिख रहे हैं, एम्पियर। अगर हम लोग आवेश का यहाँ पर बात करेंगे तो आवेश को 1 कूलम मान लेते हैं, समय को 1 सेकेंड मान लेते हैं, 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर बराबर एक और हम लोग का निकल के आया, 1 एम्पियर बराबर कूलम पर सेकेंड। इसको भी याद रखना है, उसके नीचे लिख लेना है। पहला जो डॉट हम लोग लिखे थे, सही मात्रक जो होता है या मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, कूलम पर सेकेंड होता है, कूलम पर सेकेंड होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये पहला डॉट हुआ। अगला जो डॉट होगा तो अगला डॉट में लिख लेना है कि विद्युत धारा अदिश राशि होता है। विद्युत धारा अदिश राशि होता है। विद्युत धारा अदिश, देखो इसका दिशा होता है, दिशा होने के बावजूद भी क्या होता है, ये अदिश राशि होता है। इसलिए कि वेक्टर के नियम को ये पालन नहीं करता है, वेक्टर एडिशन के नियम को पालन नहीं करता है। इस कारण से इसका दिशा होते हुए भी क्या होता है, ये अदिश राशि होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसका दिशा होते हुए भी ये एक अदिश राशि होता है। इसमें दो, तो वही कभी कभी पूछ देता है कि विद्युत धारा का दिशा होते हुए भी अदिश राशि क्यों नहीं होता है, इसलिए ये सदिश राशि क्यों नहीं होता है। तो इसका कारण यही होता है कि ये बीजगणितीय योगफल का जो वेक्टर का नियम होता है उसको ये पालन नहीं करता है। जो बीजगणित में योगफल का नियम होता है वो इसको पालन नहीं करता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो अब पता चला होगा कि किसी भी अगर हम लोग कंडक्टर का बात करते हैं, चालक का बात करते हैं, तो उसमें आवेश का प्रवाह होता है। आवेश एक जगह से दूसरे जगह बहते रहता है। उसी के फ्लो को, उसी को धारा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा हम लोग कहते हैं। उसको हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। कितना समय में प्रवाह हो रहा है उसके हिसाब से उसका हम लोग आई का मान निकालते हैं, Q/T करके। सिंपल यहाँ पर बोल सकते हैं आई टी समय में, या Q/T का मतलब ये है कि टी समय में, समय कोई भी हो सकता है, उतना समय में कितना आवेश उससे प्रवाह हुआ, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई के बराबर कहते हैं। विभवांतर के बारे में इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर में अंतर तभी आता है जब दोनों जगह का आवेश का मात्रा अलग अलग हो। आवेश का मात्रा सेम रहेगा तो कभी भी विभवांतर में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो दो बिंदुओं का जब विभवांतर का अंतर को हम लोग दर्शाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, जो कि पहले भी हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और जो विभवांतर का मान या विभव का मान जो होता है W/Q होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वन वोल्ट बराबर जूल पर कूलम, इसका भी हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखें। इसमें अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ओम का नियम पढ़ने वाले हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम ऐसे हम लोग 10 क्लास में भी पढ़े हैं, यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसमें प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। तो ओम का नियम हेडिंग डाल के लिखना है,
यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिफिनीशन लिख लेना है। थोड़ा सा डिफिनीशन में इसमें पहले का अपेक्षा अलग डिफिनीशन हो रहा है। लिखा हुआ है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में न बदले, भौतिक अवस्था में कोई भी बदलाव ना करे, भौतिक अवस्था में तभी बदलाव होता है जब उसके ताप वगैरह में बदलाव करेंगे तब। तो अगर यहाँ पर ताप को हम लोग फिक्स मान के चल रहे हैं, इसलिए ताप में परिवर्तन आएगा तो फिर हम लोग को अलग चीज़ें पढ़ना पड़ जाता है। अभी हम लोग ताप को यहाँ पर बदल रहे हैं, ताप हम लोग फिक्स मान के चल रहे हैं। तो बोल रहे भौतिक अवस्था में ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब प्रवाहित विद्युत धारा जो होगा, प्रवाहित विद्युत धारा का जो प्रबलता होगा वो विभवांतर के क्या होता है, उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर लग रहा है। सिरा मतलब क्या होता है कि मान लो कि अगर एक तार है, मान लो कि अगर एक तार है, ये एक तार है मान लो, तो ये तार है, तो ये सिरा और ये सिरा, तो ये सिरा हम लोग बोल रहे हैं। सिरा के बीच का जो विभवांतर होगा उसके ये क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके सिरे के बीच का विभवांतर जो होता है वो समानुपाती होता है। ये ओम का नियम कहता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग विभवांतर और धारा को मान लेते हैं, तभी जाके ओम के नियम को हम लोग दर्शा पाएंगे। तो लिखना है, माना कि किसी चालक का विभवांतर, माना कि किसी चालक का विभवांतर V है तथा प्रवाहित धारा I है, तथा प्रवाहित धारा I है। माना किसी चालक का विभवांतर V है तथा प्रवाहित धारा I है, तो ओम के नियम से क्या कहता है कि जो V होता है वो क्या होता है, I के समानुपाती होता है। जो विभवांतर होता है, सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो I के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब समानुपाती साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जो कि हम लोग R कहते हैं। इसी R को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो V बराबर IR, ये ओम के नियम कहता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो R होता है, तो जहाँ उसके बाद लिख लेना है, जहाँ R एक नियतांक है, जिसे चालक का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जो चालक का प्रतिरोध होता है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये जो चालक का प्रतिरोध होता है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके बारे में हम लोग समझें। उसके पहले थोड़ा सा थियोरेटिकली हम लोग समझ लेते हैं कि ये ओम का नियम क्या है। तो देखिए, एक अगर तार होता है, तो ये एक तार है, हम लोग तार का बात कर रहे हैं, तो इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तभी जाकर हम लोग धारा। तो ये धारा का फ्लो कब होता है, जब इस वाला बिंदु, जब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये दोनों सिरा हम लोग बोल रहे हैं, ये दोनों सिरों के बीच का कुछ ना कुछ विभवांतर हो। विभवांतर मतलब क्या हो कि दोनों के विभव के में कुछ ना कुछ अंतर आना चाहिए। तो जब इसके विभव में अंतर आएगा, तभी जाके इसमें धारा प्रवाहित होगा, तभी जाके क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगा। वेट ए मिनट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो वही बता रहे थे, जब तक सुनते रहिए, कि दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, अगर उसके विभवांतर में अंतर होगा, मतलब उसके विभव में अंतर होगा, तभी जाके विभवांतर कहलाएगा। और वो जो विभवांतर होगा उसी के कारण क्या होता है, उस तार के अंदर धारा उत्पन्न होता है। अदरवाइज उसमें कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होगा। और जब धारा उत्पन्न होता है तो वही जो धारा होता है वो विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना
हम लोग जितना विभवांतर होगा, मतलब जितना विभव में ज़्यादा का अंतर होगा, धारा का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। धारा का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। धारा का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस बात को ध्यान देना है। ठीक, तो ओम के नियम देख रहे थे। फिर से एक बार यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। अब कोई सोच रहा होगा कि ये विभवांतर में अंतर, यहाँ पर विभव पहले अलग अलग कैसे हो जाता है, यहाँ पर विभव अलग अलग कैसे हो जाता है, इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो ये विभव में अंतर तभी जाके आता है, या तो बैटरी से हम लोग जोड़ते हैं, किसी ना किसी चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तभी जाकर दोनों तार के बीच का विभव में अंतर आता है। या हम लोग एक और तरीका बोल सकते हैं, दूसरा तरीका, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम मात्रा में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम मात्रा में है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का किसी भी कारण से हो सकता है, वो हम लोग बाद में समझेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्यों ज़्यादा होगा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, इधर से इधर बहना शुरू कर देगा। और जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ पे आवेशों का मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पे आवेशों का मात्रा कम है, तो जहाँ पे आवेशों का मात्रा ज़्यादा है वहाँ का जो विभव होता है वो कम होता है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं कि आवेश का मात्रा कम होने से विभव कम होता है क्या, नहीं। हम लोग विभव का जो फार्मूला पढ़े थे, विभव का फार्मूला क्या पढ़े थे, KQ/R पढ़े थे। ठीक, तो KQ/R जो पढ़े थे, अगर याद होगा, KQ/R KQ/R², कंफ्यूज नहीं है ना हम लोग, KQ/R ही था। ठीक, तो अगर यहाँ पे आवेश का ये क्या होता है, समानुपाती होता है, तो आवेश बढ़ने से विभव का मान बढ़ना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, बताया था कि अगर निगेटिव आवेश रहेगा तो साइन के साथ रखते हैं, तो ये जो आवेश बढ़ रहा है माइनस में बढ़ रहा है, इसलिए विभव क्या होगा, कम होता है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश होने के कारण, यहाँ पे जो विभव का मान बढ़ रहा है, माइनस में बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ का विभव क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ का विभव क्या होगा, या बोल सकते हैं यहाँ का विभव क्या होगा, कम होगा, और यहाँ का विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा विभव यहाँ पे है, यहाँ का विभव कम है। तो देखो, इस तरह से अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर यहाँ का विभव कम होगा, लेकिन हम अभी भी बात कर रहे थे जो आवेश का बहाव होता है, उच्च विभव, यहाँ पे क्या है, अधिक है, यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ पे विभव का मान अधिक है, यहाँ पे क्या है, कम है। तो हम बोल रहे थे कि विभव, जब आवेश का जो प्रवाह होता है उस विभव से क्या होता है, निम्न विभव की ओर होता है। लेकिन जब हम लोग आवेश का प्रवाह पढ़ रहे थे, यहाँ पर प्लस के लिए पढ़ रहे, मतलब जो पॉजिटिव आवेश होगा वो इधर से इधर बहेगा, लेकिन जो निगेटिव आवेश होगा वो इधर से इधर बहेगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो ऋणात्मक आवेश होगा, ऋणात्मक जो आवेश होगा वो इधर से इधर प्रवाहित करेगा, और जो धनात्मक आवेश होगा वो इधर से इधर प्रवाहित करेगा। और जो धनात्मक का आवेश होता है वही क्या होता है, धारा का आवेश होता है, वही क्या होता है, धारा का दिशा होता है। मतलब अगर बात करेंगे तो इसमें धारा का जो दिशा होगा वो किधर से किधर होगा, धारा का दिशा इधर से इधर होगा, इसलिए धनात्मक आवेश का दिशा किधर होगा। देखिए,
जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक चालक के अंदर दोनों चीज होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। जहाँ पे ऋणात्मक ज़्यादा रहेगा वहाँ पे धनात्मक कम होगा, और जहाँ पे ऋणात्मक कम रहेगा वहाँ पे धनात्मक ज़्यादा होगा। तो अगर बात करते हैं कि यहाँ पे ऋणात्मक कम है तो यहाँ पे धनात्मक की संख्या, यहाँ पे ऋणात्मक ज़्यादा है, धनात्मक की संख्या क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे धनात्मक की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए कि ऋणात्मक कम है। तो धनात्मक कहाँ से कहाँ गति करेगा, धनात्मक इधर से इधर गति करेगा। तो धनात्मक का जो गति का दिशा होगा इधर होगा, इसीलिए ये धारा का दिशा दर्शाया जाता है इस तरफ से इस तरफ, मतलब उच्च विभव से क्या होता है, निम्न विभव की ओर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में होगा, इसके अपोजिट दिशा में देखने को मिलता है। तो जब यहाँ पे आवेश में अंतर आता है तो आवेश में अंतर आने के कारण विभव में भी क्या आता है, अंतर आता है। विभव में भी क्या आता है, अंतर आता है। ऐसी विभव में अंतर आने का, ये विभव में जितना ज़्यादा का अंतर होगा धारा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा बहेगा, धारा का प्रवाह उतना ही ज़्यादा होगा। तो यही ओम का नियम कहता है कि जितना ज़्यादा विभव अंतर उतना ज़्यादा क्या होगा, धारा होगा। तब इसमें एक अचर आता है, अचर का जो मान होता है वो आर से दिखाते हैं, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का काम ही होता है जिस चालक का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उस चालक में धारा का मान उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध का काम ही होता है धारा के प्रवाह को या आवेश के प्रवाह को रोकना। प्रतिरोध का काम ही होता है आवेश के प्रवाह को क्या करना, रोकना। इस बात को ध्यान रखना है। आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है प्रतिरोध। प्रतिरोध का अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रतिरोध के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्रतिरोध के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध जो होता है वो दो तीन बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। वो दो तीन बातों पर डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हेडिंग डालिए, प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जिसको इंग्लिश में हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका डिफिनेशन अगर लिखना चालक तो चालक उस गुण को जो विद्युत धारा की प्रबलता को निर्धारित करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहते हैं। तो देखो ऐसे भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा रुकावट उत्पन्न की जाती है, उसे उस पदार्थ के टुकड़े तथा प्रतिरोधक का प्रतिरोध कहते हैं। तो उस पदार्थ को हम लोग प्रतिरोधक का प्रतिरोध करते हैं। तो इसका सबसे सटीक डिफिनेशन जो होगा, सबसे अच्छा डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक होगा, इसको लिख लेना है। चालक के उस गुण को जो विद्युत धारा की प्रबलता को निर्धारित करेगा। निर्धारित करने का मतलब ये है कि वो उसमें से कितना प्रबलता से धारा प्रवाहित हो जाएगा, जो उसको निर्धारित करने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो प्रतिरोध करता है। इसलिए प्रतिरोधी डिसाइड करता है कि वो कितना तेजी से जाए या कितना स्लो जाए, इसलिए कि प्रतिरोध को डिपेंड करता है। प्रतिरोध किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। जिस पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा उसमें से धारा आसानी से क्या होगा, प्रवाहित होगा। इसका डिफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। तो देखो अभी हम लोग शुरुआती दौर में, तो प्रतिरोध जो होता है वो चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध जो होता है वो चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। बेसिकली तीन चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक। तो तीन चीज़ें क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है उसको समझिए। एक तो लंबाई पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, लंबाई पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा ताप पे, तीसरा ताप पे। लेकिन अभी हम लोग ताप का बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग दो चीज़ों का बात करेंगे, लंबाई तथा क्षेत्रफल पर, ठीक। सबसे पहले मानना है कि माना कि किसी तार का लंबाई स्मॉल एल है। माना कि किसी तार का लंबाई स्मॉल एम है
तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, कैपिटल ए है। अब देखो ये क्या कहता है, जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध होता है ये कहता है कि जो प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं, ये जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब जिस तार का लंबाई जितना ज़्यादा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, जिस तार का लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। और ये बात करता है कि जिस प्रतिरोध का अनुप्रस्थ काट की लंबाई जितना ज़्यादा उस प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होता है, कम होता है, उस प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो ये दो नियम याद रखना है कि ये क्या कहता है कि आज लंबाई जितना ज़्यादा है, यहाँ पे एक तार बना देते हैं, डायग्राम ही बना लेना है, यहाँ पे एक तार दिखा दिए, इस तार की लंबाई को दिखा दिए कितना है, एल है, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ये सामने वाला, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ए है, ठीक। तो ये आर के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का समानुपाती होता है, ठीक। तो ये आर के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों के दोनों समानुपाती है, तो इसको लिख सकते हैं कि आर समानुपाती है एल बटे ए के, आर समानुपाती है एल बटे ए के। और जब यहाँ पे समानुपाती से हटाते हैं एक स्थिरांक आता है जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं, तो रो एल बटे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्थिरांक आता है जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं, तो रो एल बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान निकल के आया रो एल बटे आर, रो एल बटे आर। ये जो रो स्थिरांक आया तो जहाँ लिख लेना है, जहाँ रो उस प्रतिरोध पदार्थ के नियतांक है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध का बात करते हैं, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, तो पहला डॉट करके लिख लेना है, इसमें एक ही साइड डॉट लिखना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसको संकेत में हम लोग कैसे दिखाते हैं, जिसको संकेत में हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करता है और उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे।